वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एडवांस कैलकुलस के नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यूअस फंक्शन में सीक्वेंसेस को इंट्रोड्यूस करेंगे। सीक्वेंसेस क्या होते हैं, सीक्वेंसेस की डेफिनेशन, सीक्वेंसेस की नेचर, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ऑसिलेटरी, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूटी के चैप्टर के लिए हमें सिक्वेंशियल कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करना है, तो इसके लिए हमें सीक्वेंस की जरूरत पड़ने वाली है। अदरवाइज हम सीक्वेंस का जो मेनली कंसेप्ट है वो हम एनालिसिस में ही स्टडी करेंगे, जो हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर में और हमारे पास फिफ्थ सेमेस्टर में भी उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास इसको सिक्वेंशियल कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में है और हमें इसके लिए सीक्वेंसेस की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए हम बेसिक डेफिनेशन से गो थ्रू जरूर होंगे और बेसिक डेफिनेशन में हम कुछ एक एग्जाम्पल्स भी करेंगे ताकि वो बेसिक डेफिनेशन का बेस तैयार हो सके पूरा प्रॉपर अच्छे तरह से। तो और कन्वर्जेंस के लिए हम कुछ एक एग्जाम्पल्स करेंगे, लेकिन इसको डिटेल में हम नहीं कर पाएंगे फॉर द टाइमिंग, क्योंकि हमारे पास सिलेबस का जो पोर्शन है वो सिर्फ सिक्वेंशियल कॉन्टिन्यूटी के कॉन्सेप्ट के लिए ही है और सीक्वेंसेस जो प्रॉपरली हम कर स्टडी करेंगे वो हम एनालिसिस में ही करेंगे। उसको पूरी यूनिट है हमारे पास एनालिसिस में सीक्वेंसेस की, तो उस यूनिट को हम तभी स्टडी कर पाएंगे। तो फिलहाल हम बेसिक डेफिनेशन से गो थ्रू होंगे। तो बेसिक डेफिनेशन में जो सबसे पहली डेफिनेशन है, हमारे पास सीक्वेंसेस होती क्या है। अगर हम आम भाषा में बात करें सीक्वेंसेस का मीनिंग क्या है, अगर हमने सपोज एक टेस्ट लिया क्लास में और टेस्ट के मार्क्स को अरेंज करना है, हमने स्टूडेंट के मार्क्स को अरेंज करना है, तो सबके अलग अलग तरीके हैं अरेंज करने के। तो कोई उसको असेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स को अरेंज करेगा, कोई डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा, या फिर कोई जिसका मन करेगा शायद वो उसी तरह से ऑर्डर और रोल नंबर वाइज उसको अरेंज कर देगा। बट अगर हमें उसको सीक्वेंस पूरा का पूरा एक मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम उसको ऑर्डर में करना चाहेंगे, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स, आइदर और इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स, या फिर हम उसको रोल नंबर वाइज भी अरेंज कर सकते हैं। तो वो जो अरेंजमेंट है हमारे पास, लिस्ट बनाई हमने, वो लिस्ट बनाई एक ऑर्डर के अकॉर्डिंगली कि या तो असेंडिंग ऑर्डर होगा मार्क्स का, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर होगा मार्क्स का, या फिर रोल नंबर वाइज ऑर्डर होगा। तो हमने जो लिस्ट बनाई है उसको एक ऑर्डरिंग दे दी है। तो वो जब ऑर्डरिंग देने के बाद जो लिस्ट बन के आई दैट इज ए सीक्वेंस। तो वो हमारे पास एग्जाम्पल है सीक्वेंस का। अगर हम उसी से जो हमारे पास मार्क्स की लिस्ट है उसको हम रैंडमली लेने दें हमारे पास कि पहले हमने 10 नंबर का वाला बचा लिया और उसके बाद 50 नंबर वाला, फिर बीच में ही कहीं 32 नंबर वाला, तो दैट इज ए रैंडम। वो रैंडम मार्क्स है, कोई प्रॉपर ऑर्डरिंग नहीं चल रही, कोई पैटर्न नहीं चल रहा। तो जब हमारे पास कोई पैटर्न नहीं चल रहा तब हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस नहीं है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में दैट इज नॉट ए सीक्वेंस। तो और एक एग्जांपल और लेके देखिए, अगर हम फॉर एग्जांपल हमें कहा है 5 के मल्टीपल्स कलेक्ट करनी है। 5 के मल्टीपल्स मुझे पता है 5 होगा, 10 होगा, 20, 25, 100, ये सारे हमारे पास 5 के मल्टीपल्स है। तो अगर मुझे लिस्ट बनाने के लिए कहा जाए, तो अगर मुझे लिस्ट बनानी है उन नंबर्स की, तो एक 5, 10, 15, 20 इस तरह से लिस्ट बनाए, एक असेंडिंग में चल रही है, या फिर हम एक रैंडम ऑर्डर में लिस्ट बनाए। तो जब एक प्रॉपर ऑर्डर में लिस्ट बनाएंगे, पूरे पैटर्न वाइज लिस्ट बनाएंगे, दैट 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से जब लिस्ट बनाएंगे तब हम कहेंगे कि वो लिस्ट जो बन रही है, लिस्ट ऑफ नंबर्स जो बन रही है, दैट इज ए सीक्वेंस। तो हमारे सीक्वेंस की डेफिनेशन भी इसी तरह की है। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर। लिस्ट ऑफ नंबर है डेफिनेटली अगर हम मैथ्स में बात कर रहे हैं। अदरवाइज हमारे पास लिस्ट ऑफ इवेंट्स को भी हम रूटीन में जब हम बात कर रहे हैं कि ये सीक्वेंस है ये नहीं है, तो लिस्ट ऑफ इवेंट्स हो सकता है, लिस्ट ऑफ फंक्शंस हो सकता है, दैट इज ए हमारे पास सीक्वेंस की डेफिनेशन में हम जो मैथमेटिकली लैंग्वेज में लेने जा रहे हैं, दैट इज लिस्ट ऑफ नंबर। और वो कैसी लिस्ट ऑफ नंबर? वो ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर है। तो ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई चीज ऑर्डर में नहीं है तब हम उसको कहेंगे कि दैट इज नीड नॉट बी सीक्वेंस। वो नीड सीक्वेंस भी नहीं, नीड नॉट बी, दैट इज नॉट ए सीक्वेंस। तो रियल सीक्वेंस क्या होगी? हमारे सिलेबस में हम रियल एनालिसिस स्टडी कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस भी कौन से स्टडी कर रहे हैं, रियल वैल्यू स्टडी कर रहे हैं। तो हमारी सीक्वेंस भी हम कौन सी लेके चलेंगे? रियल नंबर की सीक्वेंसेस लेके चलेंगे। तो रियल सीक्वेंस क्या है हमारे पास? दिस इज एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ रियल नंबर। अदरवाइज सीक्वेंस में हमने डेफिनेशन में हमारे पास कहीं भी है कि सीक्वेंस किसी भी तरीके के नंबर की हो सकते हैं। इट मे बी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इट मे बी ऑफ द फंक्शन इवन। तो हमारे पास फिलहाल जो हम रियल सीक्वेंस चल रही है, दैट इज ऑर्डर लिस्ट ऑफ रियल नंबर। तो हमारे पास रियल नंबर की सीक्वेंसेस चलेगी। अगला फाइनाइट सीक्वेंस क्या होगा? अब हमारे पास लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फाइनाइट भी हो सकते हैं। तो अगर मेरी लिस्ट के एलिमेंट फाइनाइट हो जाए, लिस्ट में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मेरे फाइनाइट हो जाए कि कहीं एक जगह जाके स्वैप कर जाए फाइनाइट,
तो हमारे पास सीक्वेंस को क्या कहेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस। सेम इसी तरह से इनफाइनाइट सीक्वेंस, अगर मेरे पास लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो इंफिनिटी तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो लिस्ट में इनफाइनाइट है, तब हम उसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस। हमारे जो स्टडी में यूज करने जा रहे हो हम इनफाइनाइट सीक्वेंस करने जा रहे हैं, क्योंकि फाइनाइट सीक्वेंस का बिहेवियर ज्यादा स्टडी करने के लिए है नहीं हमारे पास, क्योंकि फाइनाइट कब, जब भी कोई सेट फाइनाइट है, सीक्वेंस फाइनाइट है, तो उसका हमारे पास बाउंड्स निकालना, उसका हमारे पास नेचर निकालना, दैट इज वेरी इजी। तो जब हम इनफाइनाइट केस को स्टडी करते हैं तो हमारे पास चीजें निकल के आती हैं, किस तरह से निकल के आएंगे वो हम आगे भी देखेंगे अभी। तो हमारे पास सीक्वेंसेस कौन से स्टडी करेंगे हम, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इनफाइनाइट होंगे। तो इनफाइनाइट सीक्वेंसेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट आर इनफाइनाइट। टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस क्या होंगे, जो अब हमारे पास सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको हम बोलेंगे टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, और साथ में उनकी पोजीशन कि फर्स्ट एलिमेंट को हम कैसे लिखेंगे, सेकंड एलिमेंट को कैसे लिखेंगे, थर्ड एलिमेंट को कैसे लिखेंगे, एंड दे पोजीशन टेल्स अस कि हमारे पास जो एलिमेंट की पोजीशन टेल्स बता रही है हमें, क्योंकि एक पैटर्न चल रहा है हमारे पास सीक्वेंस के एलिमेंट के बीच में। तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन, सेकंड एलिमेंट की पोजीशन, थर्ड एलिमेंट की पोजीशन, उसको हम इंडेक्स के उसमें लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास ये सेट लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाई हुई है, तो दिस इज लिस्ट ऑफ नंबर 1 2 3 4, और ये जो हमने एलिप्सिस डाल दी, डॉट्स डाल दी, इसका मतलब ये जो लिस्ट है वो कंटिन्यू हो रही है आगे तक। पहले तो ये चेक करें, ये लिस्ट है, डेफिनेटली दिस इज द लिस्ट, क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर। तो ये कैसे नंबर चल रहे हैं मेरे पास, नेचुरल नंबर चल रहे हैं, तो लिस्ट बन गई नेचुरल नंबर की, ऑर्डर में है। जैसे मैंने इसको ऐसे नहीं डाला कि पहले 1 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, 4 लिख दिया, तो दिस इज नॉट अ सीक्वेंस। जब मैंने इसको ऐसे इस तरह से डाला, देन दिस इज ए सीक्वेंस, ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर। तो ये मेरे पास सीक्वेंस तो है। अब इस सीक्वेंस को हम डिनोट कैसे करेंगे कि ये जो एलिमेंट है दैट इज ऑन द फर्स्ट पोजीशन, ये जो एलिमेंट ऑन द सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन। तो ये फर्स्ट टर्म बोला जाएगा, दिस इज सेकंड टर्म बोला जाएगा, दिस इज थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। अब तुम जज कर सकते हो कि फिफ्थ टर्म क्या होगी, 5 होगी, सिक्स टर्म क्या होगी, 6 होगी। इन जनरल मुझे 100वीं टर्म निकालने के लिए भी कहा जाए तो मैं 100 लिख सकती हूँ क्लियरली कि हमारी जो 100वीं टर्म होगी वो 100 होगी। एक्चुअली सीक्वेंस हमारे पास है ये कि हम उसके पैटर्न को देख के किसी भी टर्म को हम जज कर सकते हैं। अगर वो पैटर्न बन रहा है तो हमारे पास सीक्वेंस बन रही है, तो हम उसकी किसी भी जो टर्म्स का पैटर्न चल रहा है उसको देखते हुए किसी भी टर्म को हम जज कर सकते हैं। तो अगर हम जज कर पा रहे हैं दैट मींस दिस इज ए सीक्वेंस, अगर हम जज नहीं कर पा रहे तो डेफिनेटली दैट वोंट नॉट बी ए सीक्वेंस। जज करने का मतलब हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मूला हम डेवलप करने जा रहे हैं, एक प्रॉपर फॉर्मूला बन जाए कि जिससे मैं सीक्वेंस को निकाल सकूं। फॉर एग्जाम्पल हमारी नोटेशन जो होगी वो A1, फर्स्ट टर्म को हम लिखेंगे A1 से, जरूरी नहीं कि हमें ए लेटर यूज करना है, 1 जो है वो मेरी पोजीशन को बताएगा जो इंडेक्स नीचे लिखने जा रहे हैं। तो ए लेटर लिखें, एक्स लेटर लिखें, वाई लेटर लिखें, दैट डजंट मैटर, हम स्मॉल लेटर से यूजुअली लिखते हैं सीक्वेंस के एलिमेंट्स को। तो दिस इज A1 इज 1, A2 इज 2, A3 इज 3, A4 इज 4। तो अब हमारे पास 1 2 3 4 ये जो इंडेक्स चल रहे हैं दैट tells us the position of that term। कि हमारे पास A1 is first term, A2 means second term, A3 means third term, A4 means fourth term। अगर मुझे अब यहाँ पे जो इंडेक्स चल रहा वही टर्म चल रही है, तो अब AN क्या होगा, इन जनरल NF क्या हो, AN होगा मेरा N के ऊपर। तो अगर मुझे 100वीं टर्म निकालने के लिए बता, A100 निकालने के लिए कहा जाए दैट वुड बी 100। तो अगर हमारे पास एक फॉर्मूला डेवलप हो जाए AN in terms of N, तो हमारे पास वो सीक्वेंस बनेगी। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं ये लूं, दिस इज A1 is here 1, first term is 1, A2 is 1/2, A3 is 1/3, A4 is 1/4। तो हमारे पास इंडेक्स चल रहा है 1 2 3 4 और सीक्वेंस की टर्म चल रही है 1 1/2 1/3 1/4। इन जनरल मुझे एनएफ टर्म निकालने के लिए कहा जाए एंड मे बी एनी नेचुरल नंबर, तो मेरे पास ये आ जाएगा 1/n। तो अगर एक फॉर्मूला डेवलप करने जा रहे हैं, अगर एक फॉर्मूला एनएफ टर्म का हम डेवलप कर सके इन टर्म्स ऑफ एन, एन इन टर्म्स ऑफ एन डेवलप कर सके, देन दैट वुड बी ए सीक्वेंस। सेम हम यहाँ पर 2 के मल्टीपल्स के बेस पर, 2 के मल्टीपल्स के लिए फर्स्ट टर्म इज 2 into 1, सेकंड टर्म इज 2 into 2,
थर्ड टर्म इज 2 into 3, तो जब हमें 3 लिखा है तो 2 into 3, जब हमें 2 लिखा है तो 2 into 2, ए एन लिखोगे तो हम 2 into, तो ए एन इज, तो दिस इज ऑल्सो ए सीक्वेंस एग्जाम्पल। नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है हम देखो, इसमें अल्टरनेट टर्म्स है मेरे पास, टर्म्स जो है वो अल्टरनेट है, और जब हमें अल्टरनेट टर्म्स में a1 है 1, a2 है मेरा नेगेटिव -1 हाथ में 1/2, a3 मेरा फिर से पॉजिटिव है 3 1/, this is 1, I'm going to take this 1/3, and then a4 is -1/4 फिर से नेगेटिव। तो जब मेरी टर्म्स की सीक्वेंस की टर्म्स है वो अल्टरनेट चल रही है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो उसको हम अल्टरनेटिव सीक्वेंस भी बोल देते हैं। इसकी जो nth टर्म है उसको क्या हम n के फॉर्म में लिख पाएंगे, तो पहली टर्म पॉजिटिव है, दूसरी टर्म नेगेटिव है, तीसरी टर्म फिर पॉजिटिव है, चौथी टर्म फिर नेगेटिव है। इट मीन्स मेरी इवन जो टर्म्स हैं, जो इवन पोजीशन वाले टर्म्स हैं वो तो नेगेटिव चल रही है, और ओड पोजीशन वाले जो टर्म्स हैं वो पॉजिटिव चल रही है। तो जब पोजीशन को हमें जज करना हो नेगेटिव पॉजिटिव है तो -1 की पावर n, तो इट मीन्स n अगर मेरा 1 है तो -1 आ जाएगा, n मेरा 2 है तो +1 आ जाएगा, n मेरा 3 है तो फिर से -1, तो ये जो n है मेरे पास -1 +1 ही देगा। लेकिन अब मेरी फर्स्ट टर्म क्या है, पॉजिटिव है, तो फर्स्ट टर्म तो मैं n को 1 लूंगी, तो दैट शुड इट शुड बी पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि यहाँ तो मैं n-1 कर दूं या फिर n+1 भी कर सकती हूँ। अब क्या लिखेंगे हम, -1 की पावर, जब n मेरा 1 है तो 1 -1 -1 की पावर 0, दैट इज 1। जब 3 होगा -1 का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा, a5 होगा तो, क्योंकि जब जब n ऑड होगा तब तब n-1 जो होगा वो इवन होगा, और -1 की इवन पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ऑड टर्म्स के लिए मेरा ये जो साइन आएगा ऑड टर्म्स के लिए, whenever n is odd this becomes positive, and whenever n becomes even so this becomes negative। तो -1 की पावर n-1, अब क्या चल रहा है 1 1/2 1/3 1/4, तो n is 1/n, तो मेरी जो टर्म बनी दैट इज -1 रेज़ टू पावर n-1 1/n। तो हमारे पास टर्म्स को लिखने का तरीका कि अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस बन रही है तो उस सीक्वेंस की टर्म्स अगर मैं n के फॉर्म में पुट कर सकूं, nth टर्म को जनरल फॉर्मूला बना सकूं, तब वो सीक्वेंस होगी, अदरवाइज वो सीक्वेंस नहीं होगी। तो नोटेशन से हमारे पास अब सीक्वेंस को हम डिनोट कर सकते हैं कि कुछ एक फाइनेटली मैंने टर्म्स लिख के 5-7 या कुछ भी टर्म्स लिख के एक पैटर्न बना के छोड़ के एलिप्सिस डाल देंगे, बॉक्स डाल देंगे, इसमें सीक्वेंस इज कंटिन्यूड अप टू द इनफाइनाइट टर्म। तो इस तरह से लिख सकते हैं जैसे मैंने ये सारे एग्जाम्पल लिखे। दूसरे नोटेशन के, अब कई बार होगा कि मुझे हमारे पास इस सीक्वेंस को एक पैटर्न देखने के लिए कई सारे टर्म्स लिखने हैं, तो हम डालेंगे यहाँ पर, इस तरह से सीक्वेंस को लिख सकते हैं। दूसरा, अगर हमारे पास नोटेशन काफी लंबी होती जा रही है, हमारे पास सीक्वेंस की टर्म्स को जज करना मुश्किल हो रहा है, तो अब दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, एक nth टर्म को लिखना। nth टर्म हम यहाँ ले लेंगे और यहाँ उसका इंडेक्स कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 to इंफिनिटी। तो हो सकता है कि मेरा इंडेक्स जो है वो 0 से इंफिनिटी भी वेरी करे, बट दिस इज एंड वेरी फ्रॉम 1 to इंफिनिटी। 0 से किस तरह से वेरी करे, अब इस सीक्वेंस को अगर मैं लिखूं, सीक्वेंस में ही अगर मैं टर्म्स को देखूं, a1 is 2, a2 is 4 और a3 is 6, 2 के मल्टीपल, तो an आ जाएगा मेरा 2n। इस सीक्वेंस में मेरा n वेरी कर रहा है 1 से, n 1 2 3। इसी सीक्वेंस को मैं दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकती हूँ। दूसरा तरीका क्या होगा, जब मेरा n जो होगा वो 0 से वेरी करेगा, दिस इज a0 सपोज, दिस इज a1 a2 a3, तो इट मीन्स a0 है मेरा 2, a1 है मेरा 4, a2 है मेरा 6, a3 है मेरा 8, इस तरह से कर देता हूँ। इट मीन्स मेरा जो इंडेक्स है उससे 2 टाइम्स ज्यादा है। 2 हमारे पास इंडेक्स अगर 0 चल रहा है तो हमारी टर्म 2 आ रही है, इंडेक्स अगर 1 चल रहा है तो हमारी टर्म 4 आ रही है, इंडेक्स अगर 2 चल रहा है तो हमारी टर्म 6 आ रही है। तो ए एन जो होगा दैट, और एन मेरा 0 से वेरी कर रहा है, तो 2n + 2। अब यहाँ से देखो, जब मेरा n 0 है तो 2 आ जाएगा, n 1 है तो मेरा 4 आ जाएगा, n 2 है तो मेरा 6 आ जाएगा। तो इट मीन्स मेरी जो टर्म्स होंगी ए सीक्वेंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इज जनरल टर्म, और बट n कहाँ से वेरी कर रहा है मेरा 0 से इंफिनिटी। तो मेरा इंडेक्स 1 से भी हम शुरू कर सकते हैं और इंडेक्स को हम 0 से भी शुरू कर सकते हैं।
और sometimes we have to take index from any number and vary from 5 to infinity. तो वो हमारे पास डिपेंड करेगा कि हमारे पास सीक्वेंसेस की टर्म किस तरह की। तो मेनली सीक्वेंस की डेफिनेशन ये, अगर हम जनरल टर्म को एनएफ टर्म को इन टर्म्स ऑफ एन लिखाएं तो उस लिस्ट ऑफ नंबर को हम क्या करेंगे, सीक्वेंस। नेक्स्ट एक रिमार्क देने जा रहे हैं, सीक्वेंस इज नॉट ए सेट। तो हमारे पास जैसे हमने नोटेशन तो उसको सेट की दी है कि हमारे पास सीक्वेंस के एलिमेंट्स को हम इस तरह से लिखेंगे, बट देखेंगे ये जो ब्रेसेस डाली दैट इज ऑलवेज स्टैंड फॉर द ब्रेसेस ऑफ द सेट, बट हमारे पास सीक्वेंस जो है वो सेट नहीं है, क्योंकि सेट की डेफिनेशन क्या होती है, कलेक्शन तो है, लिस्ट भी आ जाएगी नंबर की, बट उस कलेक्शन में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, देन इट इज कॉल्ड सेट, कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास कलेक्शन में अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं तब हम उसको कहते हैं सेट है, लेकिन सीक्वेंस में हमने डिस्टिंक्ट होने की कहीं भी कंडीशन नहीं रखी, उसके ऑर्डर होने की कंडीशन रखी है कि सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर विच आर इन ऑर्डर। तो हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल है, ये हमारे पास एक सीक्वेंस डिफाइन की मैंने, दिस इज 1 -1 व्हेन n इज इवन एंड देन n इज ऑड, कि हमारे पास जो सीक्वेंस के मेंबर्स हैं कि A1 1 ऑड है, मेरा 1 ऑड है तो मेरा -1, n अगर मेरा इवन है तो 1, इसी तरह से n अगर फिर से A3 3 मेरा ऑड है तो -1। सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, 1 -1। तो इस तरह से जो एलिमेंट बन रहे हैं सीक्वेंस के, तो पहले तो ये सीक्वेंस है भी या नहीं है, क्योंकि मुझे जनरल टर्म इन टर्म्स ऑफ n अगर मैं निकाल सकती हूँ तभी हम उसको सीक्वेंस कहते हैं। अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो, -1 रेज़ टू पावर, क्योंकि जब n इवन है तो जब इवन पावर होगी -1 की दैट शुड बी 1, और ओड पावर होगी तो -1 को n डाल देते कि -1 की ओड पावर होगी तो -1 आ जाएगी, और अगर n इवन है तो -1 की इवन पावर तो 1 आ जाएगी। दिस इज द सीक्वेंस। कि अब हमारे पास सीक्वेंस तो ये है, लेकिन टर्म्स तो रिपीट कर रही हैं, मेरी जो सीक्वेंस बनेगी वो क्या बनेगी, -1 1 -1 1, तो टर्म्स रिपीट कर रही हैं। दिस इज नॉट ए सेट बट दिस इज ए सीक्वेंस। तो हमारे पास सीक्वेंस में टर्म्स जो है वो रिपीट भी कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास सीक्वेंस की सारी टर्म डिस्टिंक्ट होंगी, देयर आर सीक्वेंसेस जिनकी टर्म्स जो होंगी रिपीट करेंगे। ऐसी सीक्वेंस भी हो सकती है जिसमें सारे के सारे टर्म्स सेम, an is c for all n, ये हमारे पास a1 भी c है, a2 भी c है, a3 भी c है, a4 भी c है। तो ये जो सीक्वेंस है, जब सारे टर्म सेम आने शुरू हो जाएं उस सीक्वेंस को हम कांस्टेंट सीक्वेंस बोल देते हैं। दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड कांस्टेंट सीक्वेंस। तो हमारे पास सीक्वेंसेस में टर्म्स रिपीट कर सकती है। अब हमारे पास ध्यान से देखा जाए कि हमारे पास सीक्वेंस की टर्म्स को जब हमने लिखा a1 a2 a3 a4 और चलते जा रहे हो, दिस इज an, दिस इज कि सीक्वेंस की टर्म टू ईच इंडेक्स वी हैव सम टर्म। तो हमारे पास 1 के करस्पॉन्डिंग a1 है, 2 के करस्पॉन्डिंग a2 है, 3 के करस्पॉन्डिंग a3 है, और इंडेक्स मेरे कैसे चल रहे हैं, नेचुरल नंबर चल रहे हैं 1 2 3 4 अप टू है। तो n 0 से भी हो सकता था, वो मैंने कहा है तुम्हारे पास, बट फिलहाल अगर हम देखें तो हमारे पास जो इंडेक्स है इस सीक्वेंस के लिए हमारे पास क्या चल रहा है 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। टू ईच इंडेक्स, तो मेरे पास क्या दिख रहा है, टू ईच इंडेक्स, इंडेक्स मेरा कैसा, नेचुरल नंबर, कि अगर मेरा 0 से शुरू हो रहा है तो मैं इसको होल नंबर कह दूंगी। होल नंबर क्या होंगे मेरे, 0 1 2 3 आगे इंफिनिटी तक। टू ईच इंडेक्स देयर एग्जिस्ट सम, टू ईच इंडेक्स n देयर एग्जिस्ट सम an, रियल नंबर, कि हमारे पास हर n के करस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर an है। क्योंकि सीक्वेंसेस मेरी रियल नंबर की हैं तो हमारे पास रियल नंबर के लिए ही बात करेंगे। तो इट मीन्स क्या हो गई, किसकी डेफिनेशन चल रही है, किसकी डेफिनेशन की तरह साउंड कर रहा है हमारे पास, फंक्शन की डेफिनेशन की तरह। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी फंक्शन है x से लेके y तक, टू ईच एलिमेंट इन द डोमेन विच इज x हियर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन द कोडोमेन एंड दैट मस्ट बी यूनिक। तो यहाँ पर भी वही है कि टू ईच इंडेक्स n देयर एग्जिस्ट सम यूनिक रियल नंबर है, कि एक n के करस्पॉन्डिंग एक an आएगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक n के करस्पॉन्डिंग दो अलग अलग वैल्यूज ऑफ an आ रही है, तो वो नहीं होगा। तो हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन, टू ईच एलिमेंट इन द डोमेन देयर एग्जिस्ट सम इमेज, यूनिक इमेज इन द कोडोमेन। तो ये भी ऐसा ही, टू ईच इंडेक्स n देयर एग्जिस्ट सम रियल नंबर an। तो हमारे पास किस डेफिनेशन क्या बनने वाली, इट मीन्स हमारे पास सीक्वेंस को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस है तो एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब
नेचुरल नंबर से रियल नंबर तक, क्योंकि मेरे सीक्वेंस रियल नंबर की है, सच दैट f of n is an. If we are given a sequence, that means there exists a function f from n to r such that f of n is an. अब हमारे पास ये जो टर्म्स बन रही हैं, इसका मतलब ये जो टर्म्स बन रहे हैं वो बनेगी f(1), f(2), f(3), f(4). इट मीन्स इमेजेस की कलेक्शन बन रही है, n के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इमेजेस, इसको हम रेंज सेट भी बोलते हैं कि इमेजेस की कलेक्शन। बट रेंज सेट में क्या होता है, सेट होता है वो तो हमारे पास रेपिटेशन अलाउड ही नहीं है सेट में तो, लेकिन यहाँ तो मैंने कहा कि रेपिटेशन हम अलाउड करके चलेंगे सीक्वेंस में। तो हम सीक्वेंस की डेफिनेशन को बजाय कि रेंज से हम लिखने की, हम सीक्वेंस की डेफिनेशन को लिखेंगे, सीक्वेंस इज ए फंक्शन whose domain is set of natural number and codomain is set of real number if we are talking about the sequences of real number. Otherwise that may be any set. कि यहाँ कोई भी सेट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी हो सकता है, मैट्रिक्स स्पेस भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हमारे पास सेट हो सकता है। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन, सीक्वेंस is a function whose domain is set of natural number, ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर तो हमने कहा ही है, दूसरी डेफिनेशन हमारी आ रही है, सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो मैं अगर रियल सीक्वेंस लिख देती हूँ यहाँ पर, तो हम कोडोमेन का सेट पर्टिकुलर ले लेंगे रियल नंबर का, इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड कोडोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर। अगर हम रियल सीक्वेंसेस की बात कर रहे हैं तो कोडोमेन का जो सेट होगा वो रियल नंबर होगा। तो यहाँ डोमेन होगी मेरी नेचुरल नंबर की, कोडोमेन होगी मेरी रियल नंबर की, और ये जो बनने जा रही है दैट इज ए सीक्वेंस f(1), f(2). फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया f of n इज इक्वल टू n स्क्वायर, तो हमारे पास सीक्वेंस क्या होगी कि nth टर्म जो है f of n इज an मेरा n स्क्वायर है, तो सीक्वेंस की टर्म क्या होंगी f of 1 दैट मीन्स 1 स्क्वायर, f of 2 दैट इज 2 स्क्वायर, f of 3 दैट मीन्स 3 स्क्वायर, f of 4 that means 4 square। तो ये मेरी सीक्वेंस आ गई, that is f of n is equal to n square। तो an की वैल्यू जो है वो मेरी n स्क्वायर आ जाएगी अगर मेरी ये सीक्वेंस बन रही है तो। नेक्स्ट जब हमारे पास आ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सीक्वेंस, कि सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक्चुअली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और इसकी जरूरत भी हमें पड़ेगी जब हम सीक्वेंस का नेचर स्टडी करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला हमारे पास कि सीक्वेंस के टर्म्स को मार्क कर ले हम, कुछ एक टर्म्स को, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो हम इतनी सारी मार्क नहीं कर सकते इंफिनिटी तक, तो कुछ एक टर्म्स को मार्क करेंगे, मार्क द फर्स्ट फ्यू टर्म्स ऑफ सीक्वेंस ऑन रियल एक्सिस, क्योंकि मेरी रियल टर्म्स हैं तो हम रियल एक्सिस के ऊपर उसको मार्क कर सकते हैं। सेकेंड मेरा तरीका है, क्योंकि अभी हमने कहा कि मेरा जो सीक्वेंस है वो तो फंक्शन जैसा दिख रहा है, कि फंक्शन की डोमेन जिसकी नेचुरल नंबर और कोडोमेन जिसकी रियल नंबर। ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं हम फंक्शन का फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n। तो हमारे पास ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए पॉइंट्स चाहिए होते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी इमेज n(f(n), यानी कि 1(f(1), 2(f(2), 3(f(3). तो इस तरह से हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे इन एक्स वाई प्लेन। तो मेरी सीक्वेंस की दो रिप्रेजेंटेशन आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल पहला मैंने लिया एक 1, 1/2, 1/3, 1/4। तो इस तरह की एक सीक्वेंस, इसके जनरल टर्म इसको लिखने का दूसरा तरीका 1/n, n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity। चाहो तो इसको एंगुलर ब्रैकेट से भी हम लिखते हैं कई बार 1/n, n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity। जो मेरा इंडेक्स है वो वेरी कर रहा है 1 to infinity। फिलहाल मैं इसी नोटेशन को ही लेके चल रही हूँ, दिस इज 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड दिस इज। तो हमारे पास इसको अगर मैं मार्क करूँ रियल एक्सिस के ऊपर, रियल एक्सिस है हमारी -∞ to infinity। पहले जो टर्म है दैट इज 1, अगले जो टर्म है वो 1/2, दिस इज a1, दिस इज a2, फिर से इसी तरह से a3 1/3,
तो हमारी जो टर्म्स हैं वो इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं हम कुछ एक टर्म्स को दिखा के। सेकंड जो हमारे पास मेथड है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n इन एक्स वाई प्लेन, कि हम एक्स वाई प्लेन में इसका ग्राफ ड्रॉ करें। तो अब ध्यान से देखें अगर हम, तो हमारे पास पहला जो यहाँ डोमेन के एलिमेंट चल रहे हैं वो तो 1 2 3 4 चल रहे हैं, और यहाँ जो एलिमेंट चलेंगे उनकी इमेजेस। 1 F1 पहला पॉइंट, Fn है मेरे पास 1/n, an इज 1/n, तो मेरा a1 बनेगा 1, दिस इज a1, a2, a3, a4। तो मेरे जो पॉइंट्स हमने इमेजेस निकालनी है वो पहली इमेज होगी 1a1, 2a2, 3a3, 4a4। तो हम इस तरह से पॉइंट ड्रॉ करेंगे। a1 इज 1, a2 इज 1/2, a3 इज 1/3, a4 इज 1/4 एंड सो। तो 4 हम पॉइंट अगर हम ड्रॉ करें, दिस इज 1 1 1a1, देन 2 1/2, जिसका हाफ ले ले, दिस इज 2 1/2। अगला फिर 3 1/3, दिस इज 3 1/3, दिस इज 4 1/4। तो 1/4 जो है हमारे पास, दिस इज हमारे पास 1 1, दिस इज 1/2 डिस्टेंस हो जाएगा, दिस इज 1/3 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो हमारे पास जो ग्राफ बनने वाला है इस तरह से दिखेगा फंक्शन का, क्योंकि हमारे पास Fn क्या है 1/n। तो Fx अगर मैं देखूं तो 1/x, दिस इज हाइपरबोला का ग्राफ बनता है, इस तरह से ग्राफ बनता है हमारे पास f of x इज इक्वल टू 1/x। तो f of n इज, दिस इज 1 1 1 1/2, 1 2 1/2, 3 1/3, 4 1/4 एंड सो। तो इस तरह से पॉइंट्स चल रहे हैं मेरे पास, सीक्वेंस की टर्म्स चल रही है। So these are two representation, graphical representation of the sequence. Either we mark some few points on the real line कि हमें ये graphical representation क्यों जरूरत पड़ेगी, हमें उसका behavior चेक करने के लिए। मैंने अभी कहा था फाइनाइट जब चीज होती है हमारे पास, उसका behavior चेक करना बहुत easy हो जाता है, बट जब हम इनफाइनाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाते हैं तो हमारे पास सीक्वेंसेस का ही नेचर हमारे पास इनफाइनाइट की, जैसे जैसे हम n को इंक्रीज कर रहे हैं मेरी सीक्वेंस किस तरह से बिहेव कर रही है, कि सीक्वेंस किसी पॉइंट के ऊपर इकट्ठी होनी शुरू होगी, सीक्वेंस फैलना शुरू होगी, सीक्वेंस बाउंस और जंप करना शुरू कर दी। तो हमारे पास सीक्वेंस का नेचर डिपेंड करेगा जैसे जैसे हम n को इंक्रीज कर रहे हैं, और इंक्रीज करने के बाद सीक्वेंस किस तरह से बिहेव कर रही है वो हमारे पास कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ऑसिलेटर सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट आएगा। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल यहीं पे इसी सीक्वेंस को यहाँ से देखा जाए कि फर्स्ट मेरी टर्म थी 1, सेकंड टर्म थी मेरी 1/2, थर्ड टर्म थी मेरी 1/3, फोर्थ टर्म थी मेरी 1/4। तो मेरी जो सीक्वेंस है दैट आर गेटिंग क्लोज टू 0। क्लोज टू 0 का मतलब कि मेरी जो टर्म्स का डिस्टेंस है, जैसे जैसे हम n को बढ़ा रहे हैं टर्म्स का डिस्टेंस 0 से मेरा डिक्रीज होता जा रहा है। तो पहली वाली जो टर्म है मेरी a1, उसका जो टर्म का डिस्टेंस था 1 से वो ये था। अगले जो टर्म है वो मेरा 0 से डिस्टेंस इतना हो गया, फिर अगली टर्म का और कम हो गया। तो मेरा 0 से जो डिस्टेंस है टर्म्स का वो कम होता जा रहा है एज वी आर इंक्रीजिंग n। तो जैसे जैसे हम n को इंक्रीज कर रहे हैं मेरी टर्म्स का डिस्टेंस 0 से कम होता जा रहा है, टर्म्स आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू 0। लेकिन अब यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि टर्म्स का डिस्टेंस तो -1 से भी कम होता जा रहा है, क्योंकि पहला जो हमारे पास डिस्टेंस है 1 का -1 से वो इतना, अगली टर्म हमारे पास 1/2 का -1 डिस्टेंस कम, फिर अगला 1/3 का -1 से डिस्टेंस तो -1 से भी कम हो रहा है। तो हमारे पास ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास सीक्वेंसेस का डिस्टेंस जो है वो -1 से कम हो रहा है। सेम इसी तरह से ऑब्वियसली -2 से भी कम हो रहा है मेरा डिस्टेंस टर्म्स का, जैसे जैसे हम n को इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन मेरी सीक्वेंस किस तरह से दिखेगी वो हमारे पास कैसे होगा, हमें इस रिप्रेजेंटेशन को देखना होगा। इस रिप्रेजेंटेशन में क्या है, मेरा जो ग्राफ है वो अबव एक्स एक्सिस है, सिर्फ पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए, क्योंकि सारे टर्म्स क्या है मेरी पॉजिटिव है। तो ग्राफ मेरा नीचे तो जाएगा ही नहीं, इट मीन्स मेरी जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो इस एक्सिस के ऊपर ही रहेंगी, और जैसे जैसे हम n को इंक्रीज करेंगे वो 0 को टेंड करती हुई दिखेंगी, 0 को अप्रोच करती हुई दिखेंगी। तो हमारे पास अप्रोच करना, टेंड करना, बिहेव करना व्हेन वी आर इंक्रीजिंग n। तो ये जो कॉन्सेप्ट है अप्रोच करना, टेंड करना, वो हमारे पास लिमिट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, क्योंकि फंक्शन आ रही है और फंक्शन में लिमिट का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास सीक्वेंस किस तरह से बिहेव करेगी व्हेन वी आर इंक्रीजिंग
n that gives us the point of convergence concept, divergence concept and oscillatory concept. तो उसको करने से पहले कुछ एग्जाम्पल देंगे, उस एग्जाम्पल से हम डेफिनेशन को डिराइव करेंगे. तो पहला हमारे पास एग्जाम्पल लेने जा रही हूं मैं. तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैं लेने जा रही हूँ दैट इज an इज स्क्वायर रूट ऑफ n. स्क्वायर रूट ऑफ n, तो a1 होगा मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 1, a2 हो जाएगा मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 2 कि 1.414 इरेशनल नंबर है, चलता जा रहा है. a3 इज रूट 3 approximately equal to 1.732. a4 is square root of 4 that is 2 and so. अब इसको हम मार्क करें रियल एक्सिस के ऊपर. तो मेरी फर्स्ट टर्म है 1 a1, सेकेंड टर्म है a2, इससे आगे a3, उससे आगे a4 जो है वो मेरी 2 आ गई. इसी तरह से आगे हमारे पास चलते जा रही हो a3 a5, ये सारी की सारी. इसमें सीक्वेंस जो है वो मेरी किसकी तरफ जा रही है? इंफिनिटी की तरफ जा रही है. जैसे जैसे हम n को इंक्रीज कर रहे हैं मेरा सीक्वेंस के टर्म्स का डिस्टेंस इंफिनिटी से. अब डिस्टेंस फ्रॉम इंफिनिटी तो हम वैसे सेंसलेस से बात करनी कि डिस्टेंस फ्रॉम इंफिनिटी, बट यहाँ से अगर तुम देखो तो मेरी सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो इंफिनिटी की तरफ जाती हुई दिख रही हैं. दैट मीन्स सीक्वेंस जो है वो एक्सपैंड कर रही है, इंफिनिटी की तरफ जा रही है, तो वो डाइवर्ज करती है ऐसे. तो दिस वाज द वन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंस, जब हमारे सीक्वेंस की टर्म्स जो है वो एन अगर हम इंक्रीज करते जा रहे हैं और टर्म्स जो है वो इंफिनिटी के पास पहुंच रही है. तो अब ये सीक्वेंस अनबाउंडेड भी है क्योंकि इसका लोअर बाउंड तो तुम्हें दिख रहा है 1 है, बट अपर बाउंड जो है वो क्योंकि टर्म्स जो है वो इंक्रीज करती जा रही हैं तो कोई अपर बाउंड हमें नहीं मिलेगा. अपर बाउंड का मतलब सीक्वेंस की हर टर्म्स जो है उस नंबर से कम होनी शुरू हो जाए. तो यहाँ कोई भी ऐसी फाइनाइट टर्म नहीं दिख रही, यू नहीं दिख रहा कि सीक्वेंस की सारी के सारे टर्म्स उसके साथ उससे पीछे आ रही है. तो सीक्वेंस की सारी के सारे टर्म्स जो है वो इंक्रीज करती जा रही है, तो हमारे पास ये सीक्वेंस डाइवर्ज करेगी. तो डाइवर्जेंट का हम ये सीक्वेंस माइनस अगर अंडर रूट एन लो तो यहाँ से डिक्रीज करनी शुरू कर देंगी. तो फर्स्ट टर्म इज -1, सेकेंड टर्म इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो हमारी जो सीक्वेंस की टर्म है डिक्रीज करती करती यानी कि हमारे पास फिर से अनबाउंडेड आएगी जिसमें अपर बाउंड तो मिल रहा है लेकिन लोअर बाउंड कोई नहीं मिलेगा मेरे को सीक्वेंस का. तब हम कहेंगे कि फिर सीक्वेंस की जो टर्म्स है वो डिक्रीज करती करती मेरी माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रही है, तब भी सीक्वेंस जो होगी वो डाइवर्जेंट होगी. तो मेरी सीक्वेंस से इंक्रीज कर ले इंफिनिटी की तरफ से वो डिक्रीज करती जा रही है वो माइनस इंफिनिटी की तरफ, दोनों ही केसेस में हम उसको डाइवर्जेंट कहेंगे. तो डाइवर्जेंट की डेफिनेशन कि अगर मेरी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an या तो प्लस इंफिनिटी आ जाए या फिर मेरी माइनस इंफिनिटी आ जाए, तब हम उसको कहेंगे कि वो मेरी सीक्वेंस जो है वो डाइवर्ज कर रही है. तो अब जैसे ही n को इंफिनिटी रखेंगे यहाँ पर मेरी, अगर मेरा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n है तो माइनस इंफिनिटी, और n को इंफिनिटी रखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ इंफिनिटी दैट मीन्स इंफिनिटी, तो हमारे पास सीक्वेंस जो है वो डाइवर्ज करी. सेकेंड एग्जाम्पल लेके चले हम 1/n का. दैट इज सेकेंड एग्जाम्पल 1/n. तो मेरी सीक्वेंस की टर्म्स हैं a1 इज 1, देन 1/2 a2, 1/3 a3, 1/4 a4, इस तरह से सीक्वेंस की टर्म. दिस इज a1 a2 a3 a4 एंड so. तो अगर हम इसको ड्रॉ करें, दोनों ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, जब हमने an स्क्वायर रूट ऑफ n किया, इसको हम ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं. और ये जो ग्राफ बनेगा दैट इज f ऑफ n है. f ऑफ n इज स्क्वायर रूट ऑफ n, f ऑफ x आ जाएगा मेरा स्क्वायर रूट ऑफ x. ये y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, कौन सा ग्राफ बनेगा? पैराबोला बनेगा. x इज इक्वल टू y स्क्वेयर, तो y स्क्वेयर इज इक्वल टू x. तो किस तरह का ग्राफ हमारे पास ये बन गया ग्राफ. तो हमारे पास तो नेचुरल नंबर चल रहे हैं, सीक्वेंस की टर्म्स तो मेरी इस तरह से आएंगी नहीं. तो ये मेरा जो ग्राफ है दैट इज एफ एन. तो 1 1, n की वैल्यू 1, देन n की वैल्यू 2, तो हमारे पास ये आ जाएगा ग्राफ. n की वैल्यू 3, इट मीन्स 1 1, इट इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3. तो इस तरह से ये जो टर्म्स चल रही हैं. अब यहाँ से तुम्हें दिख रहा है कि मेरी जो सीक्वेंस है यहाँ से पूरी की पूरी जो कर्व है वो कभी भी हमारे पास बाउंडेड कर्व नहीं है, ये इनफाइनाइट तक जा रही है. ये कर्व ओपन कर्व है हमारे पास,
तो हमारा जो ग्राफ होगा वो इस तरह से बढ़ता जाएगा, तो सीक्वेंस जो होगी वो डाइवर्ज करेगी। अब हमारे पास इस तरह के सीक्वेंसेस में पहली टर्म में मेरी 1, सेकेंड टर्म इज 1/2। तो अगर हम इसको अगर हम ड्रॉ करें, सपोज दिस इज 0 एंड दिस इज 0.1, दिस इज A1। अगली टर्म है जस्ट इसी का हाफ 1/2। अगला ये A3 1/3। तो वी आर अप्रोचिंग टू 0, क्योंकि मेरी सारे टर्म क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव तो कोई नहीं है। इट मीन सारे टर्म 1/4 जब आएगा, 1/5 जब आएगा, तो इट मीन सीक्वेंस के सारे कुछ ना कुछ स्टेज के बाद यहाँ पर एक्मुलेट होनी शुरू हो जाएगी। कि सीक्वेंस जैसे जैसे हम एन को बढ़ाते जाओगे, सीक्वेंस की टर्म जो है स्टार्टिंग एक्मुलेटिंग एट द पॉइंट 0, वो एक्मुलेटिंग करने शुरू कर देंगी, क्योंकि 0 से इधर ही रहना है, नेगेटिव टर्म तो मेरे पास है ही नहीं कि 0 के इधर ही रहना है, लेकिन जैसे जैसे एन को बढ़ाओगे और पास पहुंचते जा रहे हैं 0। तो टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस started accumulating at point 0 when we are increasing n। तो जैसे ही हम n को इंक्रीज कर रहे हैं, टर्म सीक्वेंस की टर्म जो है वो इंक्रीज कर रही हैं जैसे ही n को, तो वो सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं वो 0 पर एक्युमुलेट होना शुरू होगी। तो जब हम ये कहते हैं कि सीक्वेंस के टर्म्स जो हैं वो एक्युमुलेट होना शुरू होगी किसी एक पॉइंट पर, जैसे जैसे हम n को इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम सीक्वेंस को कह देते हैं कि वो कन्वर्ज कर रही है उस पॉइंट की तरफ। कन्वर्ज का मतलब ही किसी पॉइंट के ऊपर इकट्ठे हो जाना। तो सीक्वेंस की जो टर्म्स है वो 0 के पास एक्युमुलेट होनी शुरू होगी जैसे जैसे हम n को इंक्रीज करते जा रहे हैं। सीक्वेंस की टर्म्स गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू 0, और 0 के इधर तो कभी भी नहीं जाएंगी, क्योंकि हमारे पास सारे के सारे टर्म्स जो है वो पॉजिटिव है। अगला एग्जाम्पल जो हम लेने जा रहे हैं वो क्या होगा, -1n 1/n। अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया, इसमें सारे के सारे टर्म 0 की राइट साइड में थी। इसमें एग्जाम्पल में अब हमारे पास अल्टरनेट टर्म्स चलेंगी। A1 मेरे पास क्या आ जाएगा, -1, दिस इज -1 और साथ में 1/1। A2 हमारे पास पॉजिटिव 1/2, A3 इज -1/3, A4 इज 1/4। तो अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चल रही हैं। पहली जो टर्म है मेरी -1, दिस इज A1। अगली जो टर्म है 1/2, दिस इज A2। अगली जो टर्म है -1/3, दिस इज A3। अगली जो टर्म है 1/4, दैट इज A4। तो हम क्या करें, हमारी जो टर्म्स है इधर भी है और इधर भी है। तो यहाँ जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है, क्योंकि हमारी जो टर्म 1/n है और -1 से 1 के बीच में ही आएंगे सीक्वेंस की सारी टर्म्स, कभी भी हमारे पास इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाएंगे। और जैसे जैसे n को इंक्रीज कर रहे हो, यहाँ वाली टर्म्स भी कहाँ जा रही है, 0 के पास, जो इवन पोजीशन वाली टर्म्स है। जो ऑड पोजीशन वाली टर्म्स है -1/5, तो वो भी कहाँ जा रही है, 0 की तरफ। तो दोनों साइड से हम किसकी तरफ पहुंच रहे हैं, 0 की तरफ। तो टर्म्स आर गेटिंग एक्युमुलेटेड एट पॉइंट 0। तो ये सीक्वेंस भी क्या होगी मेरी, कन्वर्जेस टू 0। तो हमारे पास टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस स्टार्ट accumulating at point 0। तो ये सीक्वेंस भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी एज वी इंक्रीज n। जैसे जैसे हम n को इंक्रीज करेंगे तो मेरी सीक्वेंस की टर्म जो है वो 0 के पास एक्युमुलेट होनी शुरू हो जाएंगी, तो ये सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्ज करेगी। तो जब an मेरा 1/n था, तो भी मेरी सीक्वेंस की टर्म्स क्या किसको एक्युमुलेट कर रही थी, 0 को। और यहाँ पर हम जैसे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट भी करके देखें, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 0। तो अब और यहाँ पर भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 0। तो दोनों ही तरह से, चाहे वो मेरी अल्टरनेट थी, चाहे मेरी ये वाली टर्म थी, मेरे पास सीक्वेंस जो है वो 0 को कन्वर्ज कर रही है। तो हमारे पास कन्वर्जेंट की डेफिनेशन कि अगर मेरा an L आ रहा है और L फाइनाइट आ रहा है, L फाइनाइट आ रहा है और सिंगल वैल्यू आ रही है, तो हमारे पास सीक्वेंस को कहोगे कन्वर्जेंट। सीक्वेंस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कब कहेंगे, जब हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an जो है वो फाइनाइट आ जाए। फाइनाइट मेरा कोई सिंगल वैल्यू फाइनाइट आ जाए, जैसे यहाँ 0 थी, तो मेरी सीक्वेंस की टर्म्स 0 को कन्वर्ट करिए, एंड दिस L इज कॉल्ड लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। इसको हम बोलते हैं लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस जिस पॉइंट को कन्वर्ज करेगी दैट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ द सीक्वेंस।
तो अगर इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आ रही है वैल्यू तो डाइवर्ज कर रही है, और मेरी अगर फाइनाइट आ रही है तो कन्वर्ज कर रही है। अब तीसरा हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं हमारे पास n-1/n। सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो n-1/n से मिलेंगी हमारा 2। अब n-1 न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये जो क्वांटिटीज आएंगी वो लेस देन 1 तो आएंगी, सारे के सारे सीक्वेंस की जो टर्म्स होंगी वो 1 से तो छोटी है। ऑफ कोर्स ये नंबर जो नेचुरल नंबर चल रहे हैं हमारे पास दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि पहले जो टर्म है जब n को 1 पुट करोगे तो मेरी 0 आ जाएगी, n को 2 पुट करोगे तो 1/2, a3 हमारे पास आ जाएगा, दिस इज 2/3, दिस इज 3/4, न्यूमरेटर इज 1 लेस देन डिनोमिनेटर, तो हमारे पास सारी के सारे टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बट लेस देन 1 है। तो सीक्वेंस के जो टर्म्स है वो 0 और 1 के बीच में है। तो पहले जो टर्म है a1 दैट इज 0, a2 इज 1/2, a3 इज 2/3, क्योंकि ये है 0.5 तुम्हारे पास, दिस इज 0.6 समथिंग, यहाँ पर आ जाएगा 0.7 समथिंग। तो इस तरह से हमारे पास सीक्वेंस है वो इंक्रीज कर रही है हमारे पास, लेकिन 1 से इधर ही रहेगी। तो हमारे पास a4 आ गया दैट इज 0.7, तो 0.7 में 3/4 हमारे पास। तो सीक्वेंस किसकी तरफ जा रही है? 1 की तरफ जा रही है। तो जैसे जैसे हम n को इंक्रीज करेंगे ये डिस्टेंस मेरा कम होता जा रहा है 1 के साथ इसका, तो इट मीन सीक्वेंस के टर्म्स ने कहाँ एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया? इस पॉइंट पर 1 पर एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया। तो इट मीन फिर से वही सीक्वेंस चाहे इंक्रीजिंग थी, तो हमने अभी डिक्रीज डाइवर्जेंट सीक्वेंस के एग्जांपल भी देखे, मेरी सीक्वेंस इंक्रीजिंग थी बट वो अनबाउंडेड थी, और अनबाउंडेड थी इसलिए एक्सपैंड कर रही थी, या तो माइनस इंफिनिटी की तरफ एक्सपैंड कर रही है या फिर इंफिनिटी की तरफ एक्सपैंड कर रही है। बट ये सीक्वेंस मेरी बाउंडेड है और सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, तो भी वो एक्यूमुलेट हो रही है किस पॉइंट की तरफ? 1 की तरफ। तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी मेरी 1 को, और 1 इज कॉल्ड लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस। तो ये जरूरी नहीं कि सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो तो कन्वर्ज नहीं कर सकती, सीक्वेंस इंक्रीजिंग है कन्वर्ज कर सकती है अगर वो बाउंडेड है तो हम करेंगे भी इस थ्योरम को स्टेट करेंगे इसके साथ ही। तो हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर मैं देखूं an को, तो दैट मीन्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n-1/n। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1-1/n। तो n-1/n कैन बी रिटन एज 1-1/n। तो n को इन्फिनिटी रखोगे दिस बिकम 0, तो ये आ जाएगा 1। तो मेरे सीक्वेंस की लिमिट फाइनाइट आ रही है, और तो सीक्वेंस क्या होगी? इस पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। जिस पॉइंट के ऊपर एक्यूमुलेशन शुरू होता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। तो हमारे पास एग्जांपल आया, ये भी सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करी है? 1 को। अभी जब हमने देखा एग्जांपल, एक एग्जांपल देखा था an 1/n को, और ये 0 को टेंड कर रहा था एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये टेंड, ये सिंबल है, नोटेशन है टेंडिंग का, कि जैसे ही लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हमारे पास an हमारे पास l आ जाए, चाहे l फाइनाइट है चाहे इनफाइनाइट है, दैट कैन बी रिटन एज an टेंड्स टू l एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये नोटेशन हमारे पास। तो अब यहाँ पर a 1/n किसको टेंड कर रहा था? 0 को एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो an जब हमने -1n लिया तो भी ये 0 को टेंड कर रहा था एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये दोनों सीक्वेंसेस 0 को कन्वर्ज कर रही थी। तो इट मीन्स मेरा ये सिंबल लगाने से, -1n लगाने से, अल्टरनेट बनाने पर सीक्वेंस के नेचर में कोई चेंज नहीं आया। सीक्वेंस पहले भी 0 को कन्वर्ज कर रही थी, सीक्वेंस यहाँ पर भी 0 को कन्वर्ज कर रही है। लेकिन जब मैं यहाँ पर अल्टरनेट का सिंबल लगा देंगे हम, तब मेरी सीक्वेंस किस तरह से बिहेव करेगी? तब सीक्वेंस किस तरह से बिहेव करेगी? मेरी पहली टर्म a1 नेगेटिव, a2 इज पॉजिटिव, a3 इज फिर नेगेटिव। तो ये पहले टर्म बनी -1, तो यहाँ पर ऑलरेडी 0 आने वाला है, तो नेगेटिव पॉजिटिव सिंबल नहीं डाल रहे हम। दिस मीन्स a2 फिर से पॉजिटिव आ जाएगा मेरा, दिस इज 1/2, a3 नेगेटिव आएगा मेरा -2/3, a4 3/4 पॉजिटिव, a5 फिर से नेगेटिव -4/5 एंड सो। तो सीक्वेंस की टर्म्स जो है वो इस तरह से बन रही है। तो पहली टर्म मेरी 0, दिस इज a1, अगली टर्म a1 इज 0, नेक्स्ट टर्म इज 1/2, a2, अगली टर्म -2/3 नेगेटिव साइड। अब सीक्वेंस की टर्म्स जो है -1 और 1 के बीच में रहेंगी। इसका जो मॉडुलस है, इस पूरी क्वांटिटी का जो मॉडुलस है, जब मॉडुलस होगी दैट इज लेस देन 1, तो मॉडुलस जो बनेगा n-1/n ये बनेगा, और ये क्वांटिटी क्या है? लेस देन 1। तो मॉडुलस ऑफ an इज लेस देन 1 का मतलब an किस में लाई कर रहा है? -1 और 1 के बीच में। इट मीन सीक्वेंस के सारे टर्म्स जो है वो बाउंडेड है हमारे पास,
-1 और 1 के बीच में। तो पहली टर्म मेरी A1 0, A2 इज 1/2, A3 इज माइनस का 2/3, A4 इज 3/4, तो इस साइड बढ़ गए हम 3/4। तो ये 0.5 था, ये 0.7 है, तो हम बढ़ रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ से फिर से इस साइड की तरफ जा रहे हैं, माइनस का 4/5। तो हम सीक्वेंस की टर्म्स हमारी जो n को इंक्रीज कर रहे हैं, तो सीक्वेंस की टर्म्स यहाँ पर किसके पास पहुंच रही है, 1 के पास पहुंच रही है। और सीक्वेंस की टर्म्स को यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं ऑड नंबर वाली को, तो वो -1 की तरफ जा रही है। तो सीक्वेंस जैसे जैसे हम n को इंक्रीज कर रहे हैं, मेरी सीक्वेंस दो डायरेक्शन में जा रही है, एक 1 की तरफ और एक -1 की तरफ। तो इट मीन्स हमारे पास कोई भी ऐसा सिंगल पॉइंट नहीं मिल रहा जहां पर मेरे सीक्वेंस की टर्म्स एक्युमुलेट होना शुरू हो जाए जब हम n को इंक्रीज करेंगे। तो ऐसे सीक्वेंस जब हमारी सीक्वेंस की टर्म्स किसी एक सिंगल पॉइंट के ऊपर एक्युमुलेट नहीं हो रही और ना ही इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रही हैं, तो हमारे पास उस सीक्वेंस को बोलेंगे हम ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऑसिलेटरी सीक्वेंस अगर लिमिट यूनिक नहीं आ रही, तो अगर लिमिट यूनिक आ रही है तब हम कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की बात करेंगे। बट अगर मेरी लिमिट यूनिक नहीं आ रही, लिमिट यूनिक ना आने का मतलब कि दो डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, 1 के ऊपर भी एक्युमुलेशन शुरू हो गई है, -1 के ऊपर भी एक्युमुलेशन शुरू हो गई है, व्हेन वी आर इंक्रीजिंग एन, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी। तो हमारे पास कई बार कुछ बुक्स में हमारे पास ऑसिलेटरी सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट को डाइवर्जेंस के साथ मैच कर रखा है कि हमारे पास अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जन नहीं है, दैट मीन्स दिस इज डाइवर्जन। तो डाइवर्जन में दोनों नेचर ले रखे हैं, अगर लिमिट इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आ जाए या लिमिट इज नॉट यूनिक, तब हमारे पास उस सीक्वेंस को डाइवर्जेंट भी कह देते हैं। तो कुछ एक बुक्स में ऑसिलेटरी को ही डाइवर्जेंट भी कहा गया है, बट हमारे पास अब हम 3 नेचर लेके चलेंगे, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी। तो लिमिट अगर यूनिक आ रही है, अगर वो फाइनाइट आ रही है और यूनिक आ रही है तो वो कन्वर्जेंट, लिमिट अगर इंफिनिटी आ रही है तो डाइवर्जेंट बट यूनिक आ रही है, और लिमिट हमारे पास माइनस इंफिनिटी आ रही है तो यूनिक आ रही है तो भी डाइवर्जेंट। लेकिन लिमिट ही डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, इवन टर्म्स की कुछ और लिमिट है और टर्म्स की कुछ और लिमिट है, तो ये जरूरी नहीं कि 1 और -1 भी, ऐसा भी हो सकता है कि 3 डायरेक्शन में जा रही हो मेरी सीक्वेंस, कि 1 की तरफ भी, -1 की तरफ भी और 2 की तरफ भी, तो हमारे पास सीक्वेंस को फिर से भी तब भी क्या कहेंगे हम, ऑसिलेटरी कहेंगे। इसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी फाइनाइटली, फाइनाइट टर्म्स के बीच में ऑसिलेट कर रही है सीक्वेंस। एक और एग्जांपल है ऑसिलेटरी सीक्वेंस का, ये एग्जांपल 1 -1। तो सीक्वेंस की टर्म्स अब यहाँ देखो, A1 मेरा 1 है, A2 मेरा -1 है, A3 फिर से 1 है, A4 मेरा -1 है। तो जो टर्म्स है सीक्वेंस की, दिस इज 1 -1, तो दिस इज A1, A3, A5, दिस इज A2, A4, A6। तो सीक्वेंस की टर्म्स कहाँ एक्युमुलेट हो रही है, 1 और -1 पर। तो यहाँ पर भी सीक्वेंस ऑसिलेट कर रही है 1 और -1 के बीच में, जंप कर रही है बीच में 1 और -1 के बीच में। तो इससे ये भी सीक्वेंस का एग्जांपल है जो मेरी ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो हमारे पास सीक्वेंस का 3 तरह का नेचर आया कि या तो वो कन्वर्जेंट होगी या फिर वो डाइवर्जेंट होगी। अगर मेरा एल आ जाए बट एल फाइनाइट है और यूनिक है, तो अगर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो वो यूनिक ही होगी, लिमिट हमारे पास दो अलग अलग लिमिट्स नहीं आएंगी, देन इट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट टू एल, सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट कहेंगे एल को। अगला फिर से लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, ए एन की वैल्यू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी आ जाएगी, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो यूनिक है, तो हम कहेंगे डाइवर्जेंट टू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। तीसरा हमारे पास कि अगर मेरी लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, ए एन इज नॉट यूनिक, तब हम सीक्वेंस को कह देते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ये सीक्वेंस आ गई मेरी ऑसिलेटरी। तो हमने एग्जांपल से हमने देखा कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट भी हो सकती है और ऑसिलेटरी भी हो सकती है। अब हमारे पास ये तो डेफिनेशन थी, हमने डायरेक्ट लिमिट पुट कर दी और देखा या फिर ग्राफिकली कि वो सीक्वेंस कहाँ एक्युमुलेट हो रही है। लेकिन अब हमारे पास जो प्रॉपर डेफिनेशन है कि हमारे पास सीक्वेंस की टर्म्स एक्युमुलेट हो रही है उस पॉइंट का तरफ, उसका मीनिंग क्या होगा कि हमारे पास किस पॉइंट को एक्युमुलेट हो रही है, जिस पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट की नेबरिंग में, उस पॉइंट की नेबरिंग में ही सीक्वेंस की सारी के सारी टर्म्स आ जाएंगी। कुछ एक टर्म्स हमारे पास लेफ्ट हो जाएंगे कि अगर मेरे पास इस पॉइंट की तरफ एक्युमुलेट हो रही है, तो चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से, हमने ये एग्जांपल देखा, तो 0 को एक्युमुलेट हो रही थी लेफ्ट और राइट दोनों से। तो अगर मेरे किसी एक पॉइंट के ऊपर एक्युमुलेट हो रही है, तो उस पॉइंट के नेबरिंग में ही, उस पॉइंट के नेबरिंग में ही सीक्वेंस की सारी टर्म्स आनी शुरू हो जाएंगी कुछ एक स्टेज के बाद।
कुछ एक स्टेज के बाद जिनके हमारे पास सीक्वेंस की सारी के सारी टर्म्स आनी शुरू होगी। वो स्टेज क्या, वो स्टेज कैसे पता चलेगी? उसी इंटरवल पर, कि अगर ये इंटरवल मैंने बड़ा कर दिया तो मेरी वो स्टेज जो है वो जल्दी आ जाएगी। छूटने वाली टर्म्स जो होंगी, मान लो 2 टर्म्स छोड़ दी और A3 A4 A5 A6 A7 सारे के सारे इसमें आ गई। अगर हमने ये स्टेज, ये वाला इंटरवल छोटा कर दिया, ये छोटा कर दिया, दैट मीन्स मेरी छूटने वाली टर्म्स ज्यादा हो जाएंगी, जो बाहर रह गई इस इंटरवल से वो ज्यादा हो जाएगी। तो मेरा जो छूटने वाली टर्म्स है वो होंगी फाइनेटली मैनी, कि कुछ एक टर्म्स को छोड़ के मेरी सीक्वेंस की सारे के सारी टर्म्स जो होंगी वो इधर ही है, एल के पास एक्मुलेट हो रही है, तो मेरी सीक्वेंस जो होगी वो कन्वर्जेंट होगी। तो इस डेफिनेशन को हम बोलते हैं अपसाइलन एंड डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस की कन्वर्जन की, अपसाइलन एंड डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जन। तो इसको हम कल एक्सप्लोर, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से ये डेफिनेशन आएगी, और इसके बाद हम लेक्चर आगे वाला कंटिन्यू करेंगे।